Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students to the platform of Quanta Publisher. This is lecture series Teach Yourself. डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और एग्जांपल जो है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे रेलिवेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने 2 पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए थे और वो दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव थे, सेम चार्जेस थे। लेकिन आज अगर आप देखें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी अलोंग द जी डायरेक्शन, जी एक्सिस के अलोंग एट अ डिस्टेंस जी above the midpoint between the equal and opposite charges। यहाँ पर जो चीज़ अब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर चार्जेस सिमिलर के बजाय ऑपोजिट चार्जेस कंसीडर किए गए हैं। एक पॉजिटिव चार्ज Q और दूसरा नेगेटिव चार्ज -Q। अब इसकी कुछ प्रोसीजर, बेसिक प्रोसीजर्स तो सेम होंगे, हम इस डायग्राम में देखते हैं और फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट लेक्चर को भी अपने जहन में रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक पॉजिटिव चार्ज Q कंसीडर किया गया और एक चार्ज नेगेटिव Q कंसीडर कर लेंगे। ये पॉजिटिव Q आ गया और यहाँ पर चार्ज जो है वो नेगेटिव Q आ गया। अगेन इन दो चार्जेस के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको आप D से डिनोट कर लें। अगर आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो D को डिवाइड कर दें, इधर भी आपको D/2 लिखा हुआ नज़र आएगा, इधर भी D/2 लिखा हुआ नज़र आएगा। और इनके मिड पॉइंट से जी एक्सिस के अलोंग एक स्पॉट P कंसीडर कर लें जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको आप Z से डिनोट कर दें। पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस P पॉइंट से उसको R से डिनोट कर लें। इसी तरह नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंस को P पॉइंट से उसको भी R से डिनोट कर लें। यहाँ पर पॉइंट P के ऊपर Z एक्सिस के अलोंग ये जो लाइन R आपको नज़र आ रही है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से रेलिवेंट है, मेकिंग एन एंगल थीटा, वो थीटा बना रही है। ये बिल्कुल वही ज्योमेट्री है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व की थी। अब यहाँ फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपने अब पॉजिटिव चार्ज के बजाय दूसरा चार्ज नेगेटिव कंसीडर कर लिया। अब अगर आपने नेगेटिव कंसीडर किया है तो यहाँ पर डिफरेंस आप चेक करें। डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड हैं, बाहर की तरफ हैं, जिसको आपने E1 से डिनोट किया। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा इनवर्ड होंगी। इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डाउनवर्ड ऐसे इस डायरेक्शन में जो है वो नज़र आ रहा है। अब अगर इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को E1 और E2 को एट पॉइंट P कंबाइन कर लिया जाए तो इनका जो नेट रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस डायरेक्शन में नज़र आएगा। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो है वो फाइंड आउट भी करना है कि इसकी एक तो डायरेक्शन आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी कि ये कौन सी डायरेक्शन बन चुकी है, एक्स एक्सिस के अलोंग आ चुका है। तो एक तो डायरेक्ट इस डायग्राम से एनालिसिस से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीट्यूड का तो जो फार्मूला आएगा सो आएगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन नज़र आ रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग नज़र आ रही है। चलिए इसकी मैथमेटिक्स को आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आपने देखा इस डायग्राम के अंदर तो जी एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड के उनको आपने एडअप कर लेना है। इक्वेशंस वही रहेंगी। E1Z जो है वो उसी तरीके से बराबर होगा किसके, E1 cos थीटा के बराबर होगा और इसी तरह E2Z जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा E2 cos थीटा के बराबर होगा। लेकिन चूंकि ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और नेट कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के साथ देखें क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने E1x और E2x दोनों को एडअप कर लिया और दोनों की इक्वेशंस E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा हैं। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इक्वल कर दिया जाए, क्योंकि दोनों चार्जेस अगर सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एट अ सेम डिस्टेंस इक्वल प्रोड्यूस करेंगे। तो हम यहाँ पर E1 को E2 के इक्वल कर सकते हैं। नेट रिजल्ट जो है EX इक्वल टू E साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर जनरल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर दें, E इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो आप देखें कि इस इक्वेशन के अंदर जो चेंजिंग्स आएंगी वो चेंजिंग्स क्या आएंगी। कि सबसे पहले आपको फैक्टर 2 लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में 2 लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जब दो कंपोनेंट्स ऐड अप हुए तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो फर्स्ट फैक्टर 2 आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और लास्ट में आपको जो है वो अब क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इससे आगे इसके ज्योमेट्री को रिजॉल्व करें, यहाँ पर देखें करके भी दिखाया गया है कि अगर आप इन कंपोनेंट्स को देखें, E1Z को तो ये अपवर्ड है और E2Z को देखें तो वो डाउनवर्ड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन दैट विल कैंसिल ईच अदर। और E1X की डायरेक्शन देखें वो ये है, E2X की डायरेक्शन देखें ये है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैविंग द सेम डायरेक्शन, दोनों ऐड अप हो जाएंगे और 2 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह अब अगर हम उसकी ज्योमेट्री से हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आर की वैल्यू जो है वो हमें मालूम था किसके इक्वल आती है, d/2 प्लस जी स्क्र। तो यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा g² प्लस d/2। और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर इस डायग्राम में किसके इक्वल था, d/2 के इक्वल। ये डायग्राम यहाँ पर देखें आप शुरू में, तो इसमें अगर आप देखें तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होगा। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, d/2 के इक्वल आ गई जी। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हम d/2 ये जो इसकी वैल्यू है साइन थीटा की, इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी। अगर आप इस r की वैल्यू भी रिप्लेस करें और सिंप्लीफाई करें तो फाइनल आंसर देखें वो किसके इक्वल आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो फैक्टर तो एज इट इज़ रहेगा, न्यूमरेटर में q इंटू डी हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो आपको z² प्लस d/2 और होल रेज टू पावर 3/2, उसी तरह से जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा था, डिनोमिनेटर के अंदर जो डिस्टेंस वाली टर्म है वो इसी तरह से लिखी गई थी। अब जब हमने इसको लिख लिया तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें इससे नेक्स्ट इक्वेशन में इसको वेक्टर फॉर्म में लिखकर दिखाया है। ये तो मैग्नीट्यूड थी, अब आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो लेफ्ट साइड पर ई एक्स के ऊपर जो है वो वेक्टर का साइन नज़र आ रहा है, राइट साइड पर बाकी फार्मूला तो एज इट इज़ है, लेकिन लास्ट में अगर आप देखें तो आपको एक्स यूनिट वेक्टर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जो शुरू में भी मैंने कहा था कि उसकी जो ज्योमेट्री है उस डायग्राम को देखकर एक एनालिसिस समझ में आ रहा है कि जो नेट इफेक्ट है वो अलोंग दी एक्स डायरेक्शन हो गया है, तो जिसकी वजह से आपको लास्ट इक्वेशन में भी एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से हम इसके डिफरेंट केसेस बना सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसके जो केसेस बनाने से पहले अगर आप ये देखें क्यू और डी, ये डेफिनेशन है किसकी, डाइपोल की। हमें मालूम है कि डाइपोल जो है वो फॉर्म होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, और इनके दरमियान जो स्मॉल डिस्टेंस डी है, तो अगर इसको लिखा जाए तो डाइपोल मोमेंट जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, क्यू इंटू डी, इस फॉर्मेट के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए अब इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर z जो है इज़ वेरी वेरी लार्ज देन d, अगेन फर्स्ट एग्जांपल की तरह कि अगर z डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कंसीडर कर लिया जाए और इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंतहाई कम हो, तो फिर हम इस डिस्टेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली इक्वेशन में d/2 वाली जो टर्म है उसको आपने अप्रोच करवा देना है ज़ीरो के। और फिर आप इक्वेशन देखें, फाइनली इक्वेशन क्या लिखी हुई है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी अपॉन जी क्यूब इंटू एक्स यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो किसका क्रिएट हो गया, डाइपोल का फार्मूला बन गया। ये फार्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन के अंदर
डी को एग्जैक्ट इक्वल टू क्या कर दें, ज़ीरो के इक्वल कर दें। अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दें, डी को अप्रोच करवा दें ज़ीरो के, तो फिर आप देखें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर में क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो चार्ज के बारे में जो डिस्टेंस ही चूंकि ख़त्म कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इफेक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और दूर खड़े होंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इस कम्बिनेशन के ऊपर जो नेट इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब थर्ड केस में देखिए कि अगर हम यहाँ पर जी को अप्रोच करवा दें ज़ीरो के, इसका मतलब है हम अब इन दो चार्जेस के मिड पॉइंट के ऊपर आ चुके इस पॉइंट पर। तो अगर हम z को इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो इस फार्मूला के अंदर जो अब फार्मूला ये था, इसमें क्या चेंजिंग्स आएंगी वो देखें, यहाँ पर लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप बनाएंगे, z को ज़ीरो कर दें, बाकी टर्म जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 8q/d² के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जवाब ज़ीरो तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये बात समझ आ रही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर हों तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन अगर दो चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो फिर हमने देखा था डियर स्टूडेंट्स, उनके सेंटर में जो स्पॉट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जवाब क्या आ रहा था, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जवाब ज़ीरो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।